जलवायु इसमें आए थे वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान मानसून का अंत, इसमें अंत कैसे होगा? ये 1 सितंबर से यहाँ जाएगा, 15 सितंबर से जयपुर, 1 अक्टूबर से भोपाल, 15 अक्टूबर हैदराबाद, 1 नवंबर बेंगलोर, 15 नवंबर, फिर 1 दिसंबर को चेन्नई के तट से वापस हो जा रहा है 15 दिसंबर तक। उसके बाद है भारत का वार्षिक वर्षा 400 से अधिक किधर है? पूर्वी क्षेत्र, असम मासिनराम क्षेत्र 200 से 400 सेंटीमीटर, ये भी पूर्वी क्षेत्र है। इधर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है 100 से 200 सेंटीमीटर। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश 60 से 100 सेंटीमीटर। इधर आएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक 40 से 60 सेंटीमीटर है ये। महाराष्ट्र, कर्नाटक 20 से 40 में आएगा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है 0 से 20, ये भी राजस्थान है। डेवास्टेड बाय डिलिप्स एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित होती है। मानसून की प्रकृति के परिणामस्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचायक, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है न ही अधिक सर्दी। प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ ही होता है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भाग। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानवीय जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर भारत से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर इस समय सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू। उत्तरी मैदानों में भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है?
जून के प्रारंभ में नहीं, 15 जून के बाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? जून के आरंभ में लिख सकते हैं। शीत ऋतु की विशेषता है ठंड, गर्म दिन एवं ठंडी रातें। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? किस पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून को एक सूत्र में बांधने वाले क्यों समझा जाता है? उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? कारण बताना है। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही दिनों में होती है। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता को उदाहरण से ही समझाइए। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा एवं इसकी विशेषताएं बताइए। मानचित्र कौशल दिखाना। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मासिन राम है, तो 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र राजस्थान। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा बताना है। अरब सागर। अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियों, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहते हैं। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मतलब यह हमेशा बाहर का मौसम रहेगा, मतलब हल्का से दलदली रहेगा और मौसम हरा भरा रहेगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय या पर्णपाती मतलब पत्ते वाले वृक्ष पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़िया वन, ये थोड़ा हल्का से रेगिस्तानी क्षेत्र आ जाएगा। पर्वतीय वन, पर्वत क्षेत्र में पाए जाने वाला। मैंग्रोव वन, सुंदर वन के क्षेत्र में पाया जाने वाला। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे
अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अतः यह हर प्रकार की वनस्पतियाँ, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यावसायिक महत्व के कुछ वृक्ष आगुनस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना है। इसमें हरा भरा पाया जाएगा, मतलब दलदल ही नहीं रहेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये दिखाए हैं। असम क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये लगभग मध्य भारत में है और दक्षिण भारत में कुछ पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र में पर्वतीय वन, मैग्रो वन, सुंदर वन क्षेत्र में रहता है। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन राजस्थान क्षेत्र में। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ये दलदली भी बता रहे हैं। जैसे इसमें वृक्ष दिखा रहे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 1.5 मीटर के भी वृक्ष रहेगा। झाड़ी रहता है 5 मीटर तक। नवीन वृक्ष 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, अधिकतम हो जाए 60 मीटर तक जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वन में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है और छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार कैसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्र में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए जाते हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसमें पौधे अपना पत्ता गिरा देते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो जाती है। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ ये हैं। इसमें कंटीले वन तथा झाड़ियाँ इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन
पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ते वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 300 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पर्वतीय वन है। पर्वत में उगने वाला वृक्ष शंकु टाइप का है। ये है वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद ये अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। टुंड्रा वनस्पति जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पंडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की मैंग्रोव वन सुंदर वन क्षेत्र में प्रायः पाया जाता है। वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भागों में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? नहीं, क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगा और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होने से मनुष्य के जीवन भी प्रभावित होंगे। जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और किसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यह मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंस, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गईजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यह बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था।
क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है? इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं? अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति तथा इस वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता असमानता पाते हैं? ये शंकुधारी दिख रहे हैं, पर्वतीय वन की भी विशेषता है और सदाबहार वन की भी है, क्योंकि यहाँ पत्ते लगे हुए हैं। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों को प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवर में मुख्य है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यह पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं? नदियाँ, झीलों तथा समुद्री झीलों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से हमने बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीव और जीवन प्रजातियां भी संकट में है और कुछ विनष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिम्लिपाल, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। वन्य प्राणी निचय जैसे दाची-गाम, राजाजी, कार्बेट, दुधवा, शिवपुरी, सरिस्का, केलादेव, खाना, रणथंभौर, राजगीर, सिम्लिपाल, कान्हा, संजय गांधी, अटूल नगर, मानस, काजीरंगा, इधर रंगा, डिट्टू, बांदीपुर, मुडुमलई, गुइंडो, वेदांत, थंगाल, ये क्या वन्य जीव अभयारण्य पक्षी नेशनल पार्क सब सम्मिलित है। ये है गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क परियोजना। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन कौन से समाचार पत्र पूर्ण प्रतीत होते हैं? इस प्रकार की संकटग्रस्त प्रजातियों की और सूचनाएं समाचार पत्र और पत्रिकाओं में एकत्र कीजिए। भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप संकटग्रस्त जानवरों और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं? सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है।
शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय महिषा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। 18 जीवमंडल निचय: सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्यमलई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष, अचलम, पन्ना। औषधि पादप: भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। सर्पगंधा: यह रक्तचाप निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन: पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज रोग में सहायक करता है। अर्जुन: ताजे पत्ते का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल: इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप: जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार: फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधि पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उसी स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सकता है? स्रोत दिया है मेडिसिनल प्लांट, डॉक्टर एस के जैन, 5वां संस्करण 1994, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? भारत में के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचय के लिए नीचे में लिए गए हैं? संक्षिप्त उत्तर देना। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? जीवमंडल निचय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दो। कोई दो अन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पतियों में मिलते हैं। अंतर बताना है। वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत सदाबहार और पर्णपाती वन। चौथा, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पतियों के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है। उदाहरण सहित कारण दीजिए। भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? मानचित्र कौशल: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 23.5 डिग्री से ऊपर। दो जीव मंडल नीचे भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में। परियोजना